मैं एक जांबाज बंबई में अपने करीबी दोस्त के रास्ते का पत्थर हटा चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखीर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दो दिन आराम ही मेरे नसीब में था। तीसरे दिन बैक वक्त कई बातें हो गईं। 11 बजे दिन के करीब हाजी मस्तान का एक आदमी आया और कहने लगा कि हाजी साहब ने फौरी बुलाया है। मैं उसके साथ ही मालाबार वाले बंगले पर गया तो मस्तान ने कहा कि दिल्ली से कैसर का फोन आया था तो वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता था और अभी वो दोबारा फोन करेगा। 15 मिनट के अंदर कैसर का दोबारा फोन आया और उसने बताया कि सपना आज बाद दोपहर की फ्लाइट से बंबई वापस आ रही है और 2-3 रोज में वो खुद भी आ रहा है। मैं तो जल्द से जल्द बंबई से निकलने की सोच में था। अब मुझे उनकी वजह से अपने क़याम को तूल देना पड़ा और उसी रोज अंधेरी में हाजी मस्तान के नए खरीदे हुए बंगले में हम शिफ्ट हो गए। हाजी मस्तान ने उस बंगले में हमारी सहूलत और आराम के लिए मुकम्मल इंतजाम कर दिया था। 2 बावर्ची किचन में और 2 लड़के बंगले की सफाई के लिए थे। बंगला बेचने वाले से मस्तान ने उसे फर्नीचर और दीगर सामान समेत खरीदा था। जरूरत और आराम के तमाम लवाजमात के अलावा मस्तान ने 2 ऐसी प्राइवेट कारें भी वहां भिजवा दी थीं जिनके मालिकान का इस काले धंधे वालों से कोई जाहिरी ताल्लुक न था। साबिका मालिक के 2 टेलीफोन भी मौजूद थे। मस्तान ने अपने 6 मुहाफिजों और वहीद को भी हमारी हिफाजत और देखभाल के लिए हम वक्त वहां रहने का हुक्म दिया था। ये उसके खुलूस और दोस्ती का एक अदना इजहार था। मेरे साथ उसकी कुर्बत उस मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां दोस्त की खातिर जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं रहती। शाम 7 बजे की फ्लाइट पर सपना आ रही थी जिसे लेने के लिए वहीद के पहुंचने के 20 मिनट बाद मैंने उसे ड्राइंग रूम में तलब किया और चंद रस्मी बातों के बाद उससे वापस आने की वजह पूछी। मैंने उसे कहा कि मैं तो अपने गिरदोपेश अनगिनत मुश्किलात और परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमने वापस आकर उनमें मजीद इजाफा कर दिया है। प्रोग्राम के मुताबिक तुमने दिल्ली से कैसर के हमराह दार्जिलिंग जाना था। इस प्रोग्राम में यकायक तब्दीली की वजह क्या है? कैसर खुद भी 1-2 रोज में यहाँ आने वाला है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? सपना भराई हुई आंखों से मेरे सवाल और अपनी वापसी पर मेरी बेजारी की बातें सुन रही थी। जब मैं खामोश हुआ तब वो ठहरी हुई आवाज में कहने लगी कि मैंने दिल्ली जाकर दार्जिलिंग में अपने वालिद के प्रॉपर्टी मैनेजर को फ़ोन किया था। वो हमारा करीबी रिश्तेदार भी है। मैंने उसे बताया कि मैं कल्पना हूँ और मेरे माता पिता अब इस जहान में नहीं रहे। आपको तो इल्म है कि कई बरस के बाद मैंने दार्जिलिंग वालों से राब्ता किया था। मैनेजर ने मुझे और मेरे माता पिता को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी को भी नहीं जानता। हमारी बरसों की गैर हाजिरी के दौरान उसने हुकाम से मिल मिलाकर हमारी सारी जायदाद और चाय के खेत और कारखाना कागजात में रद्दोबदल करवा कर अपने नाम करवा लिया था। मैंने 2 और करीबी रिश्तेदारों को भी फोन किया और उन्हें मैनेजर की बेईमानी और मुझे ना पहचानने के बारे में बताया तो उन्होंने भी मुझे और मेरे माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने मैनेजर को ये भी कहा कि मैं दार्जिलिंग आकर कानून का सहारा लेकर उसका भांडा फोड़ दूंगी तो उसने कहा कि मेरे दार्जिलिंग पहुंचते साथ ही वो मुझे मेरे माता पिता के पास भिजवाने का इंतजाम कर देगा। मैंने कैसर भाई को ये बात बताई तो उसने कहा कि चंद रोज में वो अपने साथियों को इकट्ठा करके मेरे हमराह दार्जिलिंग जाएगा और मैनेजर को सीधा करके सारा मामला ठीक कर देगा। अब कैसर भाई की सुनिए। उस पर तो दिल्ली पहुंचकर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वो दिल्ली बगैर पेशगी इत्तला दिए पहुंचे थे। मैं उनके हमराह उनके घर गई। उस वक्त उनकी बीवी घर से बाहर गई हुई थी। घर जाने की कैसर भाई को बेहद खुशी थी। हिस्से की रकम के मुताबिक उनके अपने 36 लाख और मरने वाले 2 साथियों के वरसा के लिए 20 लाख रुपए उनके पास थे। उन्होंने रुपए रखने के लिए अलमारी खोली तो उसमें उनके महल्ले के ही एक आदमी के 2 मोहब्बतनामे उनके हाथ आ गए जो उसने कैसर भाई की गैर मौजूदगी में उनकी बीवी को लिखे थे। कैसर भाई का सदमे से बुरा हाल था। बीवी की घर वापसी पर जब उन्होंने इन खतूत के मुतालिक बाज़पुर्स की तो उनकी बीवी साफ मुकर गई, बल्कि कैसर भाई पर उल्टा इल्जाम लगाया और रोने पीटने लगी कि वो बहन के रूप में अपनी महबूबा यानी मुझे घर ले आए हैं। कैसर भाई तो पहले ही तैश में थे। खुद पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर उन्होंने कुरान उठाकर अपनी सफाई दी। जब वो उस पर भी मुतमईन न हुई और उन 2 खतूत के मुतालिक भी कोई माकूल सफाई न दे सकी तो कैसर ने अपनी वालिदा को 5 लाख रुपए दिए और बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया।
और उनके घर में मेरा मजीद ठहरना उनके अजीज़ो अकारिब और महल्ले वालों को भी शक में मुब्तला कर सकता था, क्योंकि उनकी बीवी ने वावेला करते हुए सारे महल्ले वालों को उनके खिलाफ झूठी बातें कहकर भड़काने की कोशिश की थी। लिहाजा कैसर भाई ने आज फ़ोन करके आपको बताया और एयरपोर्ट से मुझे बम्बई के लिए जहाज़ पर रवाना कर दिया, और वो खुद भी कल या परसों तक साथियों के वरसा तक उनके पैसे पहुंचाकर और आपके किसी फौजी दोस्त को खत देकर बम्बई के लिए रवाना हो जाएंगे। मैंने खामोशी से सपना की सारी बात सुनी। उसकी बयान करदा सारी दास्तान में सच झूठ का कोई पहलू नजर न आया, तो मैंने उससे पूछा कि वो बम्बई तो आ गई है, अब आइंदा के लिए उसके क्या इरादे हैं। मैं तो महज तुम्हारे और कैसर के इंतजार में यहाँ पड़ा हूँ और जल्द से जल्द यहाँ से वापस हिरन घाटा जाना चाहता हूँ, जहाँ स्टीमर में मेरे साथी रानी, उसका लड़का, रजी की बीवी और स्टीमर का कप्तान मेरे इंतजार करते करते उकता चुके होंगे। और कहीं ये न हो कि मेरी वापसी में ताखीर के बायस कप्तान जहाज को लेकर वापस चिटागोंग चला जाए। सपना मेरी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। आंखें झुकाए और साड़ी के पल्लू को उंगलियों पर लपेटते और खोलते हुए वो बोली, मेरे माजी को आपने सिर्फ जानते हैं बल्कि आंखों से देख भी चुके हैं। मेरे साथ जो कुछ भी बीती उसमें मेरी मर्जी का जरा भी अमल दखल नहीं। हर औरत की जिस्मानी कमजोरी और बेबसी से जिस तरह हवस परस्त अपना मकसद पूरा करते हैं, वैसे ही मैं पहले अपने वालिदैन के कातिल सरदार और फिर चकमा के सरदार की हवस की भींट चढ़ी। आपको देखा तो मुझे आपकी जात में अपना नजात दहिंदा दिखाई दिया। होटल में आपने कल्पना की बजाय सपना लिखाया तो मैंने ये सोचा कि जैसे आपने मेरा नाम बदल दिया है, वैसे ही आप मेरी हर शय और धर्म भी बदलने की कुदरत रखते हैं। आपने मुझे कल्पना से सपना बनाया तो सायरा भी बना सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं इसे अपनी इंतहाई खुशनसीबी समझूंगी। ये कहकर सपना खामोश हो गई। बहुत थोड़े अल्फाज में वो बहुत कुछ कह गई थी। उसकी आंखें बदस्तूर झुकी हुई थीं और हाथ की उंगलियों पर साड़ी का पल्लू लपेटने और खोलने का अमल भी जारी था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी इस अचानक और इंतहाई खिलाफ तवक्को बात का क्या जवाब दूं। अपने घरेलू हालात से मैं इंतहाई बरगश्ता था और मेरी सोच यही थी कि अज़सर नौ अपनी नई घरेलू जिंदगी का आगाज करूं। सपना हसीन, जवान, पढ़ी लिखी और दिल मोह लेने वाली शख्सियत की हामिल थी। मेरे जैसे गैर मामूली हालात का शिकार कोई भी शख्स उसकी स्याह और घनी जुल्फों और समंदर की तरह गहरी और खाबीदा आंखों में सुकून हासिल कर सकता था। वो दलेर और साफ गो थी और ये सब खूबियां बैक वक्त बहुत कम औरत में पाई जाती हैं। मैंने सपना को कहा कि तुम्हारी सारी बात का मकसद मैं समझ गया हूँ। तुम अपनी जिंदगी में सुकून और राहत की मुतलाशी हो और मेरी जिंदगी में दूर दूर तक इन दोनों का नामो निशान नहीं। तुम मर्दों के जुल्म सितम और जबर का शिकार बनी रही हो और मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश के एहतराम को पेश नजर रखते हुए खुद जहन्नम की आग में कूद पड़ा था, जिसकी हिद्दत से आज तक मैं और मेरी माँ सुलग रहे हैं। मौजूदा हालात में मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। किसी वक्त भी दुश्मन की गोलियां मेरा काम तमाम कर सकती हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो मुझे थोड़ा वक्त सोचने का मौका दो, ताकि हम सोच समझकर ऐसा फैसला करें जिस पर बाद में हम दोनों को पछताना न पड़े। नई जिंदगी शुरू करने में तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, जबकि मुझे इस मकसद के लिए पहले उन कांटों को हटाना जरूरी है जिनके बायस मेरा दिल जख्मों से भरा पड़ा है। वो मुझे शब बखैर कहकर अपने कमरे में चली गई। लफ्ज शब बखैर गालिबन उसने दिल्ली में सुना था और मुझे ये कहकर उसने ये जताने की कोशिश की थी कि उसमें खुद को तब्दील करने और मेरी मर्जी के मुताबिक ढालने की कितनी सलाहियत है। अगले रोज बाद दोपहर कैसर भी बॉम्बे गैराज होता हुआ बंगले पर पहुंच गया। उसने तफसील से मुझे दिल्ली में पेश आने वाले वाकयात सुनाए जिनका जिक्र सपना पहले ही कर चुकी थी। बीवी के रवैये और अचानक वो जितनी उमंगें, आरजुएं और मुस्तकबिल की खुशियों के सुहाने सपनों को हकीकत में बदलने का सोचते हुए दिल्ली पहुंचा था और अपनी बीवी के रवैये और उसकी वफा के पर्दे को फटे देखकर उतना ही आजुर्दा और गमगीन दिखाई देता था। मैंने उसकी सारी बात सुनकर उससे पूछा कि बीवी को तलाक देने में उसने क्या कुछ जल्दी नहीं की, तो वो बोला कि भाईजान, मक्खी को देखते हुए कोई उसे निगल नहीं सकता। मैं तो अपनी बीवी की बेवफाई के सबूत पाकर उसे गोली मारने लगा था, लेकिन सोच कर बाज रहा कि एक कुतिया को मारने के बराबर है और किसी कुतिया को मारकर मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहता। अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान जान पर खेल जाता है, लेकिन उसी इज्जत की रखवाली जब शौकिया इज्जत लुटाने लग जाए तो उससे किनारा कशी ही सबसे बेहतर हल है। माँ और बच्चों के लिए मैं काफी रुपया छोड़ आया हूँ और ये तहैया करके आया हूँ कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगा। मैं कर्नल शंकर को आपका खत खुद देकर आया हूँ।
मैंने उसे खत देते हुए जब आपका नाम विनोद चोपड़ा लिया तो उसने मुझे बैठने को कहा, लेकिन मैंने माजरत करते हुए कहा कि हालात के पेश नज़र ये मुनासिब नहीं है। खत में तमाम तफसील मौजूद है, मैं तो सिर्फ हरकारा हूँ, खत पढ़कर आप जैसे चाहें करें। मेरी बात सुनकर उसने भी बैठने पर जोर नहीं दिया। ये खत मैं कल शाम ढले सपना को एयरपोर्ट पर छोड़कर उसे देने गया था। कैसर के आने के थोड़ी देर बाद ही सपना भी आकर हमारी बातों में शरीक हो गई और अभी हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि मस्तान के पहरेदारों ने मुझे बताया कि यूसुफ पटेल मुझसे फौरी तौर पर हिल टॉप होटल में मिलना चाहता है। मैंने कैसर और सपना को साथ लिया और मस्तान की गाड़ी में मैरीन ड्राइव पर हिल टॉप होटल पहुंच गया। होटल के बाहर ही यूसुफ पटेल के 2 आदमी खड़े थे। वो हमें होटल के 5वें फ्लोर पर एक कमरे में ले गए। यूसुफ वहां हमारा बेताबी से मुंतजिर था। कैसर और सपना को मेरे साथ देखकर वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा, क्योंकि ये दोनों उसकी मौजूदगी में दिल्ली से रवाना हुए थे। मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि ये दोनों दिल्ली से वापस आ गए हैं और अभी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ ही कुछ अरसा रहेंगे। पटेल ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे अपने निहायत मोतबर जराए से मालूम हुआ है कि गनी मेमन गोखले के खात्मे के बाद उसकी जगह लेने के लिए तगोदो कर रहा है। हमारे धंधे में कारोबारी दोस्तों के मफाद को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना बेहतर मकाम बनाने की हद तक कोशिश जायज समझी जाती है, लेकिन गनी मेमन ने लालच में आकर इस उसूल को फरामोश कर दिया है। मेरे मुखबिरों ने मुझे इत्तला दी है कि बम्बई के पुलिस कमिश्नर से उसने अलहदगी में मुलाकात की है। उसके बाद ही से सिविलियन कपड़ों में पुलिस और खुफिया इदारों वालों के कारकुन मेरे घर और मस्तान के बॉम्बे गैराज और जुहू वाले बंगले की निगरानी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि गोखले के खिलाफ कार्रवाई के मुताल्लिक उसने हम दोनों और तुम्हारे साथियों के मुताल्लिक पुलिस कमिश्नर को बता दिया है। चूंकि ना तो उसके पास कोई ठोस सबूत है और ना ही पुलिस के पास कोई ऐनी गवाह, इसलिए पुलिस ने अभी तक अपनी कार्रवाई सिर्फ निगरानी तक महदूद रखी है। गोखले की बीवी और बच्चों की मदद से तुम्हारे और कैसर के जो खाके बनाए गए हैं वो मैंने पुलिस के एक इंस्पेक्टर से जो हमारे लिए काम करता है ले लिए हैं। ये कहते हुए मस्तान ने फोटोकॉपी किए हुए 2 खाके मेरे सामने रख दिए। दोनों खाकों पर मेरी और कैसर की 80% तक दुरुस्त तस्वीर बनी हुई थी और हर खाके पर हमारा रंग, कद, अंदाजन, उम्र और हुलिया लिखा हुआ था। वो भी खासी हद तक दुरुस्त था। यूसुफ कहने लगा कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के बकौल अगर आइंदा 3-4 रोज तक पुलिस डायरेक्ट तुम तक न पहुंच सकी तो फिर इन खाकों को अखबारात में शाया कर दिया जाएगा। अपना खाका देखकर मैं सोचने लगा कि अगर पुलिस ने अपने गुज़श्ता 2 सालों के रिकॉर्ड की छानबीन की तो उन्हें यकीनन मेरी वो तस्वीरें जरूर मिल जाएंगी जो DMI की हिरासत से फरार होने के बाद अखबारात में शाया कराई गई थी। पटेल ने मुझे कहा कि अब बेहतरी यही है कि मछेरों के रूप में आप लोग घास बंद से 3 मुख्तलिफ लांचों में बम्बई से चले जाएं। मेरे पास इतनी बड़ी लांचें हैं जो आप और आपके साथियों को बाहिफाजत कलकत्ते तक पहुंचा सकती हैं। आगे का इंतजाम मस्तान कर देगा। यूसुफ पटेल से दोनों तस्वीरी खाके लेकर मैं कैसर और सपना के साथ होटल से बाहर निकला तो सूरज गुरूब हो चुका था। मैंने सोचा कि हम सीधे मस्तान के पास चलते हैं, लेकिन फौरी ही ख्याल आया कि मस्तान के जुहू वाले बंगले, बॉम्बे गैराज की अगर पुलिस और खुफिया इदारे वाले निगरानी कर रहे हैं तो मालाबार हिल्स वाला बंगला भी यकीनन जेर निगरानी होगा, इसलिए वहां जाना मुनासिब नहीं। हमारी अव्वलीन जरूरत ये थी कि मैं और मेरे साथी इकट्ठे एक जगह पर हों ताकि किसी नाखुशगवार सूरत में वो हालात का मिलकर मुकाबला कर सकें। मैंने ड्राइवर को अंधेरी वाले बंगले पर चलने को कहा। हमारे मुहाफिज दूसरी गाड़ी में थे। बंगले पर पहुंचकर मैंने वहीद को कहा कि हालात लम्हा बलम्हा हमारे खिलाफ हो रहे हैं। मेरे और कैसर के तस्वीरी खाके भी बन चुके हैं और यूसुफ ने बताया कि बॉम्बे गैराज और जुहू वाले बंगले की भी निगरानी की जा रही है, इसलिए मैं भी मस्तान सेठ से फौरी तौर पर राब्ता करना चाहता हूँ। वहीद का चेहरा पहले ही उतरा हुआ था। मेरी सारी बात खामोशी से सुनकर वहीद ने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में मस्तान सेठ के 2 बार फोन आ चुके हैं। उसने ये सब बातें मुझे बता दी थी। उनके अलावा कुछ और भी बताया था और मुझे ताकीद की थी कि आपको ये सब बताकर परेशान न करूं, लेकिन अब जबकि आपको पहले ही सब कुछ मालूम हो चुका है तो अब आपसे कुछ छुपाने का फायदा नहीं। मालाबार हिल्स वाले बंगले की भी निगरानी शुरू हो चुकी है। गोखले के खात्मे पर सूबाई पुलिस और इंतजामिया बज़ाहिर तो सिर्फ काफिलों की तलाश में है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्होंने ये चाल चली है कि हिंदू मुस्लिम फसाद करवाकर मुसलमान लड़ने वालों और उनके हामियों को सामने लाया जाए। शिवसेना वालों ने उन्हीं के शुबे पर मेट्रो सिनेमा के करीब बिला वजह 4 मुसलमान राहगीरों को छुरे घोंप कर हलाक कर दिया है।
ये हिंदू मुस्लिम फसाद की शुरुआत है। मुसलमान यकीनन इसका बदला लेंगे और ये फसाद घंटों में बढ़ते बढ़ते सारे बंबई में फैल जाएगा। हुकूमत मामूल के मुताबिक जब खासी तादाद में दोनों तरफ के अफराद हलाक हो जाएंगे तो कर्फ्यू लगाकर घर घर की तलाशी के बहाने मुसलमानों के घरों से चुन चुन कर अपने मतलूबा बंदों को निकाल कर शिवसेना वालों के हवाले कर देंगे, जिनकी बाद में कोई खबर नहीं मिलती। मस्तान सेठ ने ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। उसका एक बिल्कुल खुफिया और महफूज टेलीफोन है। मैं उस पर आपकी मस्तान सेठ से बात करवाता हूँ। थोड़ी देर में ही मस्तान से टेलीफोन पर राब्ता हो गया। उसने कहा कि यूसुफ से भी उसकी बात हो चुकी है और यही बेहतर है कि हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ने से पहले ही आप यूसुफ की लांचों पर कलकत्ते चले जाएं। उसकी 3 लांचें इतनी बड़ी और ताकतवर इंजनों वाली हैं कि ईरान के साहिलों तक जाकर तुर्की की मुनशियात लाती हैं। मैंने यूसुफ को कह दिया कि कल रात आप सबकी रवानगी का इंतजाम करें। कलकत्ते में मेरा नुमाइंदा आपका मुंतजिर होगा और वो एक खुसूसी स्टीमर पर आपको बांग्लादेश में मतलूबा मकाम पर बाहिफाजत पहुंचा देगा। मेरे 3 इंतहाई वफादार मुहाफिज यहाँ से बांग्लादेश तक आपको छोड़ने जाएंगे। मैं आपको आज रात ही आपका रुपया, जवाहिरात और बड़ा असलहा भिजवा देता हूँ। हालात के पेश नजर मुमकिन है मैं आपको अलविदा कहने ना आ सकूं। कलकत्ते पहुंचकर आप मुझे फौरी तौर पर फोन पर अपनी बखैरियत पहुंचने की इत्तला दें। जब तक आपका फोन नहीं आएगा मैं आपके लिए परेशान और फिक्रमंद रहूंगा। मस्तान ने कलकत्ते में अपने नुमाइंदे के टेलीफोन मुझे लिखवाए और कहा कि वो यूसुफ को दोबारा फोन करके हमारी रवानगी के प्रोग्राम को कंफर्म करने की इत्तला देगा। उसी रात हाजी मस्तान के आदमी 10 पंप एक्शन राइफलें और उनका ढेर सारा एमुनेशन और चकमा कबीले के तमाम जवाहिरात और रुपया जो मैंने मस्तान के पास अमानतन रखवाया था लेकर आ गए। मैंने एक राइफल अपने लिए रखकर बाकी सब असलहा अपने साथियों में तकसीम कर दिया। 2 मशीन गने और रिवॉल्वर पहले ही सबके पास थे। मैंने उन्हें कल शाम रवानगी का बताया और कहा कि बिल्कुल सादा लिबास पहने। हमारी रवानगी का सुनकर कैसर और सपना ने भी हमारे साथ ही जाने पर इतना इसरार किया कि मैं इनकार न कर सका। उन दोनों का कहना था कि वो अपने माजी के हर रिश्ते और ताल्लुक को खत्म कर चुके हैं और अगर मैं उन्हें अपने साथ न ले गया तो वो यहाँ भटकते रह जाएंगे। मेरे बारहा कहने पर भी कि मुझे बिलाखिर पाकिस्तान जाना है, वो मेरे हमरा कम से कम बैंकॉक तक जाने पर मुसिर रहे। अगला सारा दिन हमारी रवानगी की तैयारियों और पंप एक्शन राइफलों को लोड और अनलोड करने और उनसे निशाना बांधने की प्रैक्टिस में गुजरा। सरे शाम ही यूसुफ पटेल की 4 कारें हमें लेने के लिए आ गईं। चंद मिनट के वक्फे से मस्तान की एक गाड़ी में उसके 3 मुहाफिज भी बांग्लादेश तक हमारे साथ जाने के लिए आ गए। शाम को 7 बजे हमारा काफिला घास बंदर की तरफ रवाना हुआ, जहां यूसुफ पटेल की 3 लांचें हमारी मुंतजिर थीं। हम घास बंदर पर गाड़ियों से उतर ही रहे थे कि हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल अपने मुहाफिजों के साथ वहां पहुंचे और बगैर कोई वजह बयान किए हमें फौरन वापस गाड़ियों में सवार होने का कहा और चंद मिनटों में ही हम सब अपनी गाड़ियों में वापस अंधेरी के बंगले की तरफ तेजी से रवाना हो गए। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करते हुए घास बंदर पर पहुंचे थे। मैं हैरान था कि रवानगी के प्रोग्राम को आखिरी शक्ल देने के बाद जबकि हम चंद मिनटों में लॉन्चों पर सवार होने वाले थे, यकयक प्रोग्राम में तब्दीली क्यों हो गई। बंगले पर पहुंचकर मस्तान ने कहा कि हमारा सारा सामान गाड़ियों में ही रहने दिया जाए और मुझे कहा कि हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। तुम तमाम साथियों को कह दो कि वो अपने कमरों में जाएं क्योंकि 1 घंटे बाद रवानगी होगी और तुम हमारे पास ड्राइंग रूम में अकेले आ जाओ। मैं साथियों को हिदायत देकर ड्राइंग रूम में आया तो यूसुफ ने बात शुरू करते हुए कहा कि यहाँ के हालात बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं। मुझे थोड़ी देर कबल ही पता चला है कि कोस्ट गार्ड वाले हर गुजरने वाली लॉन्च की सख्ती से तलाशी ले रहे हैं। लॉन्च को कलकत्ते जाते हुए श्रीलंका और भारतीय समंदर के बीच से गुजरना पड़ता है। मेरे लॉन्च मास्टरों का कहना है कि समंदर के उस हिस्से में भारतीय और श्रीलंकन बहरिया बगैर चेकिंग के किसी को गुजरने नहीं देती। उनका मकसद श्रीलंका में तमिलनाडु कार्रवाइयों को रोकना है। इतने असलहे के साथ वहां से बगैर चेकिंग के गुजरना मुहाल है। हाजी मस्तान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे बॉम्बे सेंट्रल और विक्टोरिया पर रेलवे पुलिस में रेलवे के चंद मुसलमान बड़े अहलकारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने उनसे बात की है। आज रात ठीक 10 बजे आप और आपके साथियों के लिए होड़ा एक्सप्रेस पर जमशेदपुर जंक्शन के लिए एयर कंडीशनड कोच के टिकट ले लिए गए हैं। हमारे मुहाफिज भी आपके साथ ही होंगे। रेलवे वालों ने जमशेदपुर तक आपको बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, लिहाजा आप आज इस ट्रेन में रवाना हो जाएं। बम्बई में फसादात शुरू होने के बायस रेलवे स्टेशन तकरीबन सुनसान पड़े हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि फसादात खत्म होने और हालात पुरसुकून होने तक यहाँ रहें या आज ही यहाँ से निकल जाएं।
मैंने आज रात ही जमशेदपुर जाने का फैसला किया, जहां से कलकत्ता ज्यादा दूर न था। सब तदबीरें नाकाम हो जाएं तो इंसान को अपनी कश्ती लहरों के रहमो करम पर छोड़नी पड़ती है। जो कुछ भी पका हुआ था हमने जल्दी जल्दी जहर मार किया और ठीक 9:15 बजे हमारी गाड़ियों का काफिला विक्टोरिया की तरफ रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन की गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी। कुली भी इक्का दुक्का ही थे। हाजी मस्तान के वाकिफ रेलवे के अहलकार और रेलवे पुलिस वाले हमारे साथ एयर कंडीशनड कोच की तरफ रवाना हुए। यूसुफ और मस्तान मुझसे बगलगीर हुए और मस्तान ने मुझे कहा कि मैंने इन अहलकारों और पुलिस वालों को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी गजंद पहुंचा तो उनके घर वालों को उनकी लाशें मिलेंगी। मैं देख रहा था कि दोनों के चेहरों से परेशानी और घबराहट साफ आया थी। ठीक 10 बजे इंजन ने रवानगी का विसल दिया और ट्रेन रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। हाजी मस्तान और यूसुफ देर तक हाथ हिला हिलाकर हमें अलविदा कहते रहे। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली तो मैं अपनी सीट पर आया। उसमें नीचे की 3 बर्थों पर रेलवे की तरफ से फराहम करदा बिस्तर बिछे हुए थे। ऊपर की बर्थ पर मेरा और सपना का सामान था। सबसे ऊपर की बर्थ मस्तान के मुहाफिज ने संभाल ली। नीचे की 2 बर्थों पर मैं और सपना बैठ गए। डाइनिंग कार बंद होने से पहले हम सब के लिए चाय और बिस्किट भेजे गए। मैंने तमाम साथियों के डब्बों में जाकर उन्हें मुख्तसर अल्फाज में रवानगी के प्रोग्राम में तब्दीली की वजह बताई और उन्हें मुतमईन करके और मजीद हिदायत देकर अपने डिब्बे में वापस आ गया। हालात की संगीनी के पेश नज़र नींद तो खाक आनी थी। खासी देर तक मैं आंखें बंद किए जागता रहा और रात के आखिरी पहर के करीब मेरी आंख लगी। मैं जब जागा तो खासा दिन चढ़ आया था। ट्रेन फर्राटे भरती छोटे स्टेशनों पर रुके बगैर उड़ी जा रही थी। हम बम्बई और महाराष्ट्र के इलाके से निकल आए थे। बोगी के चारों दरवाजों के नजदीक मस्तान के अहलकार पहरे की ड्यूटी पर बैठ चुके थे। सपना ने बताया कि रेलवे अहलकार 2 मरतबा नाश्ते का पूछने आ चुके हैं, मगर उसने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि मैं अभी सो रहा हूँ। मैं बाथरूम में हाथ मुंह धोकर बाहर आया तो नाश्ता आ चुका था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने कैसर और नंबर 2 को भी अपने डब्बे में बुलवा लिया। अब तक का हमारा सफर बखैर व आफियत तय हुआ था। हमारे हमसफर रेलवे के एक अहलकार ने मुझे बताया कि शाम 5:30 बजे हम जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन अगरचे होड़ा कलकत्ता तक जाती है, लेकिन प्रोग्राम के मुताबिक हमें जमशेदपुर से पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी। हमारे पास चूंकि बहुत ज्यादा असलहा था, इसलिए ट्रेन की तब्दीली के दौरान ये असलहा कुलियों और रेलवे पुलिस की निगाह में भी आ सकता था। मैंने उस अहलकार को कहा कि वो जमशेदपुर जंक्शन से उसी ट्रेन से हमारे लिए कलकत्ता तक के टिकट खरीदे। मस्तान के हुक्म के मुताबिक उसे दौरान सफर मेरी हिदायत पर अमल करना था। चुनाचे मैंने उसे पैसे दिए और जमशेदपुर से वो हमारे लिए कलकत्ता तक के टिकट खरीद लाया। चूंकि अब ज्यादा सफर बाकी नहीं था और मस्तान का खौफ भी था, लिहाजा उन सब अहलकारों ने ये फैसला किया कि हमें कलकत्ता स्टेशन से बाहर छोड़कर ही वो वापस जाएंगे। रात 10:30 बजे हमारी ट्रेन होड़ा पहुंची और हम सब ने स्टेशन से बाहर आकर टैक्सियां ली और रेलवे के अहलकार वापस स्टेशन पर चले गए। मेरी आदत है कि ऐन मौके पर मैं पहले से तयशुदा प्रोग्राम तब्दील कर लेता हूँ। मैंने पहले वाले होटल में ठहरने की बजाय स्टेशन पर लगे इश्तिहारी बोर्ड पढ़कर एक 4 स्टार चंदा होटल में ठहरने का फैसला किया। इस होटल में भी हमने भारतीय और हिंदुआना नामों से स्टेशन पर अपने कार्ड भरे। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने उस वक्त मस्तान के नुमाइंदे को फोन करने के बजाय बम्बई में मस्तान के खुफिया नंबर पर उसे फोन किया और खैरियत से यहाँ पहुँचने का बताते हुए कहा कि मैं उसके नुमाइंदे को सुबह फोन करूंगा और वो यूसुफ को भी बता दे कि हम बखैर आफियत यहाँ पहुँच गए हैं। मस्तान ने कहा कि उसके नुमाइंदे को मैं अभी फोन कर दूं, वरना वो रात भर हमारे इंतजार में जागता रहेगा। मैंने उसके नुमाइंदे को फोन पर अपने पहुंचने और होटल का नाम बताया तो उसने कहा कि तमाम इंतजाम मुकम्मल है और सुबह 10 बजे वो मुझे मिलने होटल में आएगा। अगले रोज 10 बजे मस्तान का नुमाइंदा चंदा होटल में आया और हाउस फोन से मुझसे इजाजत लेकर मेरे कमरे में आया। ये रेहान नामी बंगाली मुसलमान था। मुझे उसने बताया कि उसने एक छोटे स्टीमर का इंतजाम कर रखा है। हिफाजती नुक्ता नज़र से उसने स्टीमर के मालिक कप्तान को सिर्फ ये बताया है कि बांग्लादेश जाना है। मखसूस मकाम हिरन घाटा का जहां आपने जाना है, स्टीमर की रवानगी के वक्त उसे बताया जाएगा। रेहान ने मुझे कहा कि बावजूद हर कोशिश के उसे कोई ऐसा मुनासिब स्टीमर नहीं मिल सका जिसका मालिक और कप्तान मुसलमान हो, लिहाजा मजबूरन इस हिंदू को ज्यादा रकम देकर आपको ले जाने पर तैयार किया है। मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि आप मस्तान सेठ के मेहमान हैं। ये बताने से वो जाने से इनकार ही कर देता। स्टीमर का कुल अमला बमा कप्तान 14 अफराद पर मुश्तमिल है और इस स्टीमर पर 6 अदद छोटे कैबिन भी बने हुए हैं। उसके अलावा दूसरे कैबिन कप्तान और उसके नायब के लिए हैं।
हिंदुओं के मिजाज और मुसलमान दुश्मनी को आप यकीनन जानते होंगे, इसलिए आप दौरान सफर मोहतात रहें। कल सुबह 7 बजे हमारी लॉन्चें आपको आउटर एंकर में उस मकाम पर ले जाएंगी जहां स्टीमर लंगर अंदाज होगा। साहिल से लॉन्चों पर इसलिए जाना होगा क्योंकि आप और आपके हमराहियों के पास पासपोर्ट नहीं है और सैर के बहाने आप लॉन्चों पर जाएंगे। हमारी एक मखसूस लॉन्च आप और आपके साथियों का सामान लेकर साहिल से आपकी रवानगी से 15 मिनट पहले ही चल पड़ेगी। मैं आपके साथ स्टीमर तक जाऊंगा। आपने जो असलहा मेरे पास बंबई जाने से कबल रखवाया था वो भी सामान वाली लॉन्च में रखा जाएगा। रेहान ने जब अपनी सारी कारगुजारी बयान कर दी तो मैंने उसे कहा कि हाजी मस्तान ने अपने 3 आदमी हमें हिरन घाट तक छोड़ने के लिए भेजे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं, इसलिए कल सुबह हमारी रवानगी के बाद उन्हें वापस बॉम्बे भेज दिया जाए। रेहान ने कहा कि मैं अपने हाथ से उनकी वापसी का लिख कर दूं, वरना मस्तान सेठ उनका हशर नशर कर देगा। मैंने वहीं होटल के लेटर पैड पर मस्तान के नाम खत लिखकर रेहान को दिया, जिसमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसके भेजे हुए मुहाफिजों को यहीं से वापस जाने का तहरीर था। रेहान मुझसे इजाज़त लेकर हमारी रवानगी की मजीद तैयारियों के लिए चला गया। उसने कहा कि अगर समंदर पुरसुकून रहा तो रवानगी के तीसरे रोज हम हिरन घाटा तक पहुंच जाएंगे। चौड़े पैंदे के ये स्टीमर साहिल से 7-8 मील के अंदर ही चलते हैं और ज्यादा गहरे समंदर में नहीं जाते। रेहान के जाने के बाद मैंने कैसर को अपने कमरे में बुलवाया और कहा कि तमाम साथियों को कल सुबह रवानगी के मुताल्लिक बता दे। स्टीमर के कप्तान का हिंदू होने का सुनकर मुझे एक बात सूझी और मैंने नंबर 2 कैसर और रजी को अपने कमरे में बुलवाकर कहा कि स्टीमर पर रजी खुद को हमारे ग्रुप का लीडर बताए, क्योंकि स्टीमर का कप्तान और दूसरा अमला आपस में बंगाली जबान में बातें करेंगे और रजी बहैसियत ग्रुप लीडर के ज्यादा वक्त उनके साथ गुजार सकता है और उनकी बातें समझ सकता है। रजी खुद को बंगाली जबान से ना आशना बताए। मैंने ये भी कहा कि स्टीमर पर पहुंचते ही तमाम साथी अपना अपना असलहा तैयार हालत में रखें और स्टीमर पर दौरान सफर कम से कम 2-2 की टोली में घूमें और हमा वक्त चौकन्ने रहें। इस मीटिंग के थोड़ी देर बाद ही सपना ने मुझसे फोन पर इजाजत ली और मेरे कमरे में आ गई। उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी, लेकिन उसकी आंखों से मुसलसल एक सवाल झलक रहा था। उसने अपने दिल की बात जबान पर लाकर खुद पेशकदमी की थी, लेकिन अब उस पर औरत की फितरी हया गालिब थी और यूं महसूस होता था कि वो चाहती है कि अब मैं खुद उस मौजू का आगाज करूं। मैंने उसके दिल की बात को समझते हुए कहा कि देखो सपना, जो ख्वाब तुम देख रही हो उसकी ताबीर उलट भी हो सकती है। हालात के पेश नज़र मैं ना तो तुम्हें फौरी तौर पर कोई हतमी जवाब दे सकता हूँ और ना ही ये चाहता हूँ कि तुम जज्बात के धारे में बहकर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी करो। सोच समझकर हर पहलू को पेश नज़र रखकर जो फैसला किया जाता है वही दुरुस्त और देरपा होता है। वक्त की ठोकरों ने मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना सिखा दिया है। मैं अब तुमसे सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि हिरन घाटा पहुंचकर मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ ही हो और कुदरत को जो मंजूर हुआ वो सामने आ जाएगा। जवानी में कदम रखते ही तुमने मर्दों की ज्यादतियां और चीरा दस्तियां देखी हैं और अब दार्जिलिंग में तुम अपने मैनेजर और इदारों की बेईमानी और बददियानती से तुम खुद को बेसहारा समझ रही हो और तुम्हें इस वक्त मजबूत बाजुओं के सहारे की जरूरत है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ये जरूरत पूरी हो जाए। सपना ने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी। मैंने शायद उसके दिल की तारों को झंझोड़ दिया था। वो कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, लेकिन 2-3 कदम उठाने के बाद ही दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। मैं चाहता था कि वो अच्छी तरह रो ले ताकि उसके दिल में छुपा गुबार निकल जाए और वो ज़हनी तौर पर हल्की हो जाए। मैंने उसे सोफे पर बैठने का कहा। जब उसका रोना थमा तो मैंने कहा कि हम कल सुबह यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हमने हिरन घाटा से बैंकॉक और फिर पाकिस्तान जाना है, लिहाजा वो अभी कैसर और नंबर 2 के साथ जाकर अपने कपड़े और ज़रूरत की अशिया खरीद ले। मैंने उसे 20,000 रुपये खरीदारी के लिए दिए। मैं चाहता था कि इस तरह शायद सपना का ध्यान बढ़ जाए। मेरे तमाम साथी भी कलकत्ते की आखिरी बार सैर के लिए सपना, कैसर और नंबर 2 के हमराह निकल खड़े हुए। बाद दोपहर ये सब वापस लौटे और अपनी अपनी खरीदारी दिखाने मेरे कमरे में आ गए। सपना को कलकत्ते में सिर्फ साड़ियाँ और जूते ही मिल सके। उसने बड़ा नफीस किस्म का जेवर भी खरीद लिया था। कैसर और बाकी साथियों ने अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के अलावा कश्मीरी बाजार से अपने अपने असलहों के लिए कवर भी खरीद लिए थे। गर्जे के शाम तक हम रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। मैंने मस्तान को फ़ोन करके बताया कि रेहान ने कल सुबह हमारी रवानगी का इंतज़ाम किया है और मैं आइंदा बैंकॉक से उसे फ़ोन करूंगा। मस्तान ने बम्बई के मुतालिक बताते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम फसादात में शिद्दत पैदा हो चुकी है और ये फसाद फैल कर अहमदाबाद तक जा पहुंचा है। उसके और यूसुफ पटेल के मालूम ठिकानों की ज़बरदस्त निगरानी हो रही है।
चूंकि गोखले के मामले में हम जाहिरी तौर पर मुलव्विस नहीं हैं, इसलिए हम पर तो हाथ डालने की पुलिस और खुफिया वालों ने जुर्रत नहीं की, लेकिन हमारे पास आने जाने वालों से वो बाहर ही बाहर पूछगिछ कर रहे हैं। तस्वीरी खाकों से मुशाबहत रखने वाले कई पठानों को भी हिरासत में ले लिया गया है। मेरे और यूसुफ के मुकर्रर करदा वकील उन्हें पुलिस की हिरासत से छुड़वाने में दिन रात मसरूफ हैं। फसादात में 8 मुसलमान और 35 से ज्यादा हिंदू हलाक हो चुके हैं और उनसे 2 चंद घायल अस्पतालों में हैं। शिवसेना वालों को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। मैंने मस्तान को कहा कि हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद मुझे बहुत जल्द बम्बई और दिल्ली आना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे हुलिये से बड़ा नजर शनास और तजर्बेकार इंसान भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। यूसुफ पटेल का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करने का कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां फौरन मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद कहानी लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।